आप सभी के मन में ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि हम क्यों इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पा रहे हैं या हम क्यों फेल क्यों हो रहे हैं। और अधिकांश लोगों का तो प्रीलिम्स नहीं होता है और कुछ लोगों का जो प्रीलिम्स निकाल लेते हैं उनका मेंस नहीं होता है और जो इन दोनों को निकाल लेते हैं उनका इंटरव्यू उनमें नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब समस्या ये है कि हम ऐसा क्या करें या हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमारा प्रीलिम्स भी हो जाए, मेंस भी हो जाए और इंटरव्यू, ये तीनों रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो एम है वो एम ये है कि आपका जो प्रयास है, ठीक है, उस प्रयास में आपका चयन हो जाए, ये हमारा एम है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आता है वो है कि सफलता का मूल मंत्र क्या होता है। पहला व्हाट टू डू, ठीक है, और दूसरा है व्हाट नॉट टू डू, ठीक है ना। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं व्हाट नॉट टू डू, ये जो है ना, हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं व्हाट नॉट टू रीड। ठीक है, अब इस चीज़ को हम थोड़ा आने वाले कुछ वीडियो में बेहतर समझ पाएंगे। जब हम आपको अच्छा एग्जाम्पल दे पाएँ तो आप इस चीज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बट आप सीधा सीधी इतना याद रखो, सफलता का मूल मंत्र क्या है, व्हाट नॉट टू रीड। हमें क्या नहीं पढ़ना है, ये जो है ना व्हाट नॉट टू रीड, ये सफलता का मूल मंत्र है। कलर चेंज कर दिया है। तो अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए तो आपको ये इशू नहीं रहेगा कि मतलब मुझे किस तरह से काम करना है और किस तरह से नहीं करना है। ठीक है ना, आपको ये आइडिया रहेगा कि हाँ वाकई में ये मेरे काम का है तो पढ़ूंगा, नहीं है तो भाई बाद में टाइम मिलेगा उस टाइम देख लेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और हम एक और कुछ और चीज़ों के ऊपर बातचीत करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, खर्चा क्या आएगा भाई वो तो बता दे। अगर हम चल रहे हैं इस फील्ड में तो आप खर्चा बताओ ना कि खर्चा क्या आएगा। देखो, ज़्यादा खर्चा मेरे हिसाब से नहीं है, लेस देन 1,000 के आसपास आपका काम हो जाना चाहिए। ठीक है, लेस देन है, और मोर देन आप 2-3 हज़ार के आसपास रख सकते हो। 2-3 हज़ार इनफ है, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। समझते हैं कैसे, ये 1,000 रुपये में मैं कैसे कह रहा हूँ। देखो, अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपके पास या तो लैपटॉप होगा या फिर टैबलेट होगा या स्मार्टफोन होगा, और इसमें आईफोन भी हम जोड़ लेते हैं। मतलब कोई सा भी आपके पास ऐसा डिवाइस होगा जो आप आराम से इंटरनेट की सहायता से मेरा वीडियो देख रहे हो या फिर डाउनलोड करके भी अगर देख रहे हो, तो आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जहां आप मुझे सुन रहे हो। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास ये है। ठीक है, और वाईफाई और इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो आप मुझे सुन नहीं पाओगे। तो अगर आप अभी तक मुझे सुन रहे हो तो मैं मान के चलता हूँ ये भी आपके पास है। ठीक है, अब बारी आती है अगले चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास एक स्प्रिंग फाइल होना चाहिए। एक नहीं, हम स्प्रिंग फाइल के ऊपर डिटेल बात करेंगे, बट आपके पास मिनिमम 9 स्प्रिंग फाइल तो होने ही चाहिए। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे बाद में कि 9 क्यों होना चाहिए और उससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। उसके बाद आपके पास A4 पेपर होना चाहिए। वो वाइट शीट का ऐसे रहता है ना, जिस पे आप फोटो स्टेट करवाते हो, लाइक आप कोई पेज प्रिंट करवाते हो तो वो वाइट कलर का रहता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद स्टेपलर, पंच मशीन, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये सब में से, ठीक है, प्लेइंग कार्ड, वो ताश की गड्डी वाला जो ताश खेलते हैं ना आप, वो वाला होना चाहिए। और वो फिजिकल नहीं, फ़ोन में जो रहता है वो नहीं, फिजिकल होना चाहिए। और ये जो ताश का कार्ड जो है ना, ये प्लास्टिक का होना चाहिए, प्लास्टिक कार्ड। और ये भी कितने, 5 अलग अलग तरह के। अब इसका काम मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों मैं ये बता रहा हूँ। अगर अभी आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको ये नेसेसरी है और ये सब चीज़ें
ज़रूरी है फॉर सेल्फ स्टडी। अगर आप किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हो तो फिर उनका अलग एजेंडा होगा, और वो पैसे बनाने के लिए फिर वो उनका अलग नज़रिया रहता है, तो उनके ऊपर बात नहीं करेंगे हम। हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो आपके पास ये है और ये सब चीज़ें हैं, तो मैं मान के चलता हूँ आप बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं कि आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं दूसरों से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसको समझते हैं। देखो, आपको पेन का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसा एग्ज़ाम है जहां आपको प्रीलिम्स में आपको OMR अब फिल करना रहता है, ठीक है। और मेंस में आपको लिखना रहता है और अच्छा खासा लिखना रहता है, ठीक है। तो मेंस में भी लिखना है, और बाद में जब इंटरव्यू का टाइम आएगा तो फिर आपसे बातचीत करके ये समझेंगे कि बताओ तुमको क्या आता है और क्यों तुमको जॉब दें, ठीक है। तो जब ये सब चीज़ें पूछी जाएगी तो आप ये बता सको कि देखो, प्रीलिम्स मैंने निकाल रखा है, मेंस मेरा हो रखा है, और बताओ कि जॉब क्यों नहीं दोगे। ये इंटरव्यू में बताना रहता है, बस ऐसे नहीं बताना रहता है बट, ठीक है। तो हम समझते हैं पेन कहाँ कहाँ और कौन सा बेहतर हो सकता है। मेरे हिसाब से प्रीलिम्स में जो बॉल पॉइंट पेन होता है, ठीक है, ब्लैक या ब्लू ले सकते हो, बट OMR सीट के लिए सिर्फ ब्लैक पेन ही चलेगा, ठीक है। ब्लैक छोड़ के दूसरा कोई पेन नहीं चल सकता, बट मेंस में आप इसको चेंज कर सकते हो। और ये जो बॉल पॉइंट पेन है ना यहाँ, ठीक है, इस चीज़ को आप बदल सकते हो। यहाँ पे आप जेल ले सकते हो मेंस के लिए, फॉर मेंस के लिए, ठीक है। जेल पेन ले सकते हो, फाउंटेन पेन ले सकते हो, और आपको जो मर्जी है वो पेन यहाँ पे यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता है वो है पायलट हाईटेक 0.5, ठीक है ना, 0.5। और ये ब्लैक एंड ब्लू दोनों में आता है, रेड में भी आता है, ग्रीन में भी आता है, ठीक है। मेरे पास हर एक कलर का है, ठीक है। अब ये 4-5 कलर का पेन जो है इसके बारे में डिटेल में कभी बातचीत करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास पेंसिल होना चाहिए, इरेजर होना चाहिए, और स्केल होना चाहिए। और पेंसिल जो होना चाहिए वो 0.7 mm वाली होनी चाहिए, और डार्क डार्क ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूँ आपको ये सब चीज़ें जो मैं भी बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है वो समझ में आ गई है। चलो अगले स्लाइड पे आते हैं और जो और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम, भाई 1 साल का त्यौहार है, पूरे साल चलेगा, ठीक है। एग्ज़ाम जो हमारा है उसकी जो प्रवृत्ति है, ठीक है, 1 ईयर एग्ज़ाम है। अगर लाइक अभी आपने प्रीलिम्स दिया, ठीक है, अगर प्रीलिम्स में फेल हो गए फिर नेक्स्ट ईयर आपको फिर से प्रीलिम्स देना पड़ेगा। अगर आप प्रीलिम्स में पास हो जाते हो तो इसके बाद 3 मंथ के बाद आपको मेंस देना है, उसके 3 मंथ बाद, ठीक है, आपको इंटरव्यू देना है, उसके 3 मंथ के बाद रिजल्ट आएगा, और उसके जस्ट 1 मंथ के बाद फिर से प्रीलिम्स का स्टार्ट है, ठीक है। तो आप ये देखो इस तरह से इसका सर्कल चलता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बोला कि पूरा 1 साल का त्यौहार है, हर साल फेस्टिवल लगता है और लोग आते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से माइंड सेट कर लो कि अगर प्रीलिम्स इस बार निकालना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकालना है तो 2024 के बारे में सोच रहे हो तो बेहतर है कि एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ सही से तैयारी करो। और बिल्कुल आप ये भ्रम में मत रहना कि कोई जो हाई फाई टीचर है जिसका नाम बहुत बेहतर है वो आपका एग्ज़ाम निकलवा देगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा होता नहीं है। आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है और अच्छे से करनी पड़ती है, ठीक है। अगर कोई कह रहा है तो फिर पता नहीं, मैं उन महान भाव लोगों से आज तक मिला नहीं, ठीक है। अगर कह रहा है कोई तो बेहतर है आप देख लो अपने हिसाब से, ठीक है। चलो एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं। देखो प्रारंभिक परीक्षा, जैसा कि मैंने बोला प्रीलिम्स, तो ये इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ये पेपर 2 में हम इसको CSET के नाम से जानते हैं। आप अगर इसमें 33% नंबर ले आओगे तो आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे। और ये जो टोटल जो क्वेश्चन है वो 80 मार्क्स का होता है, और एक क्वेश्चन जो है 2.5
मार्क्स का होता है और टोटल जो मार्क्स है वो 200 मार्क्स है। और आपको पता है कि अगर आपने कोई गलती करी 1 और 3rd, ठीक है ना, ये आपका निगेटिव चला जाएगा। ठीक है, अब ये निगेटिव हमें फ़ायदा पहुंचाता है या नुकसान, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो, सबसे मेन जो विलन है ना वो है पेपर 1, जिसके बारे में हम बात नहीं करते। अब कैसे पेपर 1 मेन विलन है उसको समझते हैं। हम इसको रॉयल बैटल कहते हैं। ठीक है, यथार्थ युद्ध, सभी लोग इसी के बारे में परेशान रहते हैं। तिकड़म सिखाते हैं, तुक्का मारना, भाई इस तरह से तुक्का लगेगा। ठीक है, बहुत सारे हैक्स हैं, ट्रिक्स है, वो सभी लोग सीखते हैं। बट अगर आपके पास बेसिक्स कंप्लीट नहीं है, हैक्स काम नहीं करते। ठीक है, आप हमारे गुरुजी से भी देख सकते हो, बहुत सारे हमारे गुरु हैं, आप उनके वीडियो देख लो। ठीक है, वो सभी कहते हैं भाई अगर आपकी बेसिक्स नहीं हो रखी है, आप यूज ही नहीं कर पाओगे, कोई ट्रिक काम नहीं करता है। ठीक है ना, कोई सा अगर निमोनिक्स बना लोगे तो आपको उसका निमोनिक्स याद रहने से क्या होता है, उसके विषय में आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो निमोनिक्स कैसे याद रख लोगे। ठीक है ना, चलो इसका पैटर्न समझ लेते हैं। 100 क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल प्रीलिम्स में। और पर क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो 2 मार्क्स मिलेगा और 1/3 निगेटिव है, सेम वैसा ही है, यहाँ पे मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, और ये जो इसका कट ऑफ जाता है ना पेपर 1 की, वो है 55%। अगर 55% आप ले आते हो तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। ठीक है, और एक अच्छी बात क्या है पता है, इसमें आपको टॉप नहीं करना है। ठीक है, यहाँ मैं लिख दिया हूँ कि प्रीलिम्स में आपको टॉप नहीं करना है, तो आप निश्चिंत रहो, सिर्फ कट ऑफ निकालने के ऊपर ध्यान लगाओ। देखो, आप 10th में इसको मिटा देते हैं पूरा। आप अगर 10th में थे तो आपको क्या 99% से मतलब था, या कट ऑफ जो 35% थी इससे मतलब था, बताओ, सोचो थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, आपको इसी से मतलब था कि हमें 35% लाना है। ठीक है, हम टॉपर की बात ही नहीं कर रहे, जो टॉपर होते हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे, वो लोग सुपर ह्यूमन होते हैं, हम उनकी बात क्यों करेंगे। अगर सुपर ह्यूमन होते तो फिर हमारा उनका कंपैरिजन नहीं है ना भाई। हम लोग पूरा 10 घंटे लगा के पढ़ते थे और 55% लाने में हालत ख़राब हो जाती थी, और वो लोग पूरा दिन घूमते रहते थे, कब पढ़ते थे पता ही नहीं, और हम लोगों से लाइक 80% से ऊपर ही रहते थे। ठीक है, तो हम लोगों का कंपैरिजन है क्या, बताओ, नहीं है ना। अगर आप भी इसी जोन में हो, लाइक आप भी बहुत मेहनत करने के बाद आपका भी स्कोर कम ही रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, आप इस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि हाँ मेरी ही समस्या है और मैं ही इस चीज़ को ठीक कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ 99% ले आते हो बिना पढ़े, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। बेमतलब का अपना टाइम बेकार मत करो। ठीक है, कोई दूसरा काम करो। चलो, अब इस चीज़ को तो हम समझ गए, तो हमारा जो मेन पंगा है ना, वो ना ही वैकेंसी से है, ठीक है, और ना ही कितना लोग उसमें कितने स्टूडेंट अपेयर होते हैं उससे है। हमारा मेन जो पंगा है वो कट ऑफ से है, और कट ऑफ कितना जा रहा है भाई, 55%। तो हमें टोटल जो स्कोर करना है वो 55% स्कोर करना है कि नहीं। बिल्कुल, अगर आप पूरे प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू मिला के, ठीक है, अगर 55% ले आओगे ना तो नंबर 1 स्थान मिलेगा, AIR नंबर 1। ठीक है, ऑल इंडिया में आपका नंबर 1 स्थान हो जाएगा 55% आप अगर ले आओगे तो देखो ना कट ऑफ कितना, मतलब आप क्या सोचते हो कि कितना मार्क्स आपको इसमें लाना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर मेरे हिसाब से अगर आपको 1000 पेज पढ़ने के बाद, छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं, अगर आपको 100 मार्क्स आता है, ठीक है, अगर आपको सिर्फ 50 मार्क्स ही लाना है इसमें,
तो आप क्या करोगे? आधा छोड़ सकते हैं ना, इसका आधा सिलेबस तो आराम से छोड़ सकते हैं। तो दिमाग लगाओ और अच्छे से सोचो, ठीक है। अब ये जो मैंने कहा है ना, इसको हम बाद में प्रूव करेंगे कि वाकई में हम इसको कैसे 50% सिलेबस छोड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है। हम देखेंगे हाई स्कोरिंग, ठीक है। इसको अच्छे से थोड़ा सा समझ लो, बाद में गाली मत देना कि क्या बता रहे हैं। देखो, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, या कह सकते हो कि जो स्कोरिंग टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, उस टॉपिक को पहले करो। उसके बाद जिससे क्वेश्चन 2 साल या 3 साल में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको सेकेंड पे रखो। और देखो, टोटल 5 से 10 ऐसे टॉपिक होंगे, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में, जिसको आप कर लोगे तो आराम से उसमें 55% स्कोर किया जा सकता है। और ये जो 5-10 टॉपिक है ना, वो आप आराम से 10 से 15 दिन के हार्ड वर्क में कर लोगे, ठीक है। तो हम ऐसा उम्मीद रखते हैं कि हर एक सब्जेक्ट से टोटल हम 55% स्कोर करते हैं, ठीक है। तो हमें टोटल प्रीलिम्स में तकरीबन 11 सब्जेक्ट करने हैं, ठीक है। तो देखो, 11 में हमको 100 मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इसका आधा करते हैं तो 5.5 के आसपास, और हमें स्कोर कितना आ रहा है? 55%। तो बताओ भाई, क्यों खून क्यों होना कि नहीं हमें तो 100 ही चाहिए। हमारा कट ऑफ तो आराम से आ रहा है ना। अगर इसमें आधा बुक हम नहीं भी पढ़ेंगे तो आराम से हमारा कट ऑफ निकल रहा है। बट यहाँ पे आता है स्मार्ट वर्क का रोल, ठीक है। हमें सही से एनालाइज करना पड़ता है। किसको एनालाइज करेंगे? PYQ। और किसको करना है? सिलेबस, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को हमें एनालाइज करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको एनालाइज नहीं करेंगे तो रोना पड़ेगा कि प्रीलिम्स क्यों नहीं निकल रहा, मेंस क्यों नहीं हो रहा, इंटरव्यू क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम इसको आसान करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये मुख्य परीक्षा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो पेपर होता है वो लैंग्वेज का होता है, ठीक है। आपका जो रीजनल लैंग्वेज होगा, ठीक है, उसका एक पेपर रहेगा और एक अंग्रेजी का रहता है, ठीक है। ये टोटल 300 मार्क्स का होता है। और इसमें आप अगर आपका जो रीजनल मदर टंग जो होता है उसमें आपको 33% के आसपास स्कोर करना है। और अंग्रेजी का जो पेपर है उसमें 25%। ये डिपेंड करता है कि आप ये मेंस आप किस लैंग्वेज में लिख रहे हो, ठीक है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी जो है वो 33% लाना है। और अंग्रेजी का जो पेपर रहेगा उसमें 25% लाओगे, ठीक है। तभी आपका ये मेंस का और आगे का पेपर चेक करेंगे, नहीं तो यहीं पे उसको रोक दिया जाएगा, ठीक है। और घर पे आके बोलेंगे कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। तो चलो आगे समझते हैं। निबंध, ये 250 मार्क्स का होता है। और जो टॉपर है ना भाई, उसको मिलते हैं 140 +-20, ठीक है। मैक्सिमम 160 मार्क्स, ठीक है। और कुछ टॉपर्स का 200 मार्क्स भी आए हैं, बट हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। उनका 200 मार्क्स जो है ना, वो हिंदी मीडियम वालों का तो नहीं आया है, इंग्लिश मीडियम से लोग लाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और ये GS जो है 1 2 3 4, ये टोटल 4 पेपर हैं। 250 मार्क्स का एक पेपर होता है, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 1000 मार्क्स का होता है। और जो टॉपर है ना, वो 1000 में कितना ला रहे हैं भाई? 375। और इसमें जोड़ते और घटाते हैं कितना? बस 30, ठीक है। अब ये देखो, अगर इसमें 30 जोड़ देते हो तो 405 मैक्सिमम। ये तो 40% से भी नीचे है। 40% हुआ ना 1000 का, ये 40% है कि नहीं? बताओ, ठीक है। 40.5 के आसपास रखो या 05 बोलो, ठीक है। ये तो 40% के आसपास है। तो आप देखो कि जब टॉपर 40% ला रहा है मेंस में, तो फिर आपको क्यों
100% लाना है, 90% लाना है। आप भी देखो ना कि 60% के आसपास आप टारगेट रखो कि 60% हमें स्कोर करना है। ठीक है, समझो इस चीज़ को। अब ये जो ऑप्शनल है वो 250 मार्क्स का होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं, टोटल 500 मार्क्स। और ये जो टॉपर है ना, इनको आते हैं 260 प्लस माइनस 40। ठीक है, तो अगर टोटल देखोगे तो 300 का ये ऑप्शनल है, और 500 में 300, अराउंड 60%। ठीक है, तो फिर आप ये समझो, इस चीज़ को समझो। लोग बता रहे हैं ना कि एग्ज़ाम टफ है। अब तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाकई में एग्ज़ाम टफ है या लोग आपसे मजाक करते हैं। ठीक है, चलो आगे समझते हैं इंटरव्यू। अब इसके बारे में क्या ही बात करना। 275 मार्क्स का होता है, टॉपर 170 और प्लस माइनस 30 के आसपास रहते हैं। कुछ टॉपर्स का 250 मार्क्स भी आया है, मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक है ना, इतना आता नहीं है, 230 मैंने देखा है कुछ लोगों का था, और वो भी आई थिंक 2016 में भी, और या उससे पहले का ही। ठीक है, याद भी नहीं है, लेकिन ध्यान से देखा है 230 के आसपास था। ठीक है, तो हमें उतना सोचना नहीं है इंटरव्यू के बारे में। सबसे पहले हम प्रीलिम्स को ध्यान में रखेंगे, मेंस कैसे हो जाए, उसके बाद इंटरव्यू में ठीक ठाक 170 मार्क्स अच्छा है। ठीक है, हम ट्राई करेंगे ना कि हमें हर एक सब्जेक्ट में सिर्फ 60% मार्क्स ही स्कोर करना है, फिर भी हम लोगों से आगे और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और मेहनत भी कम करना पड़ेगा। हम 100% मार्क्स लेके चलेंगे, बताओ कितना लेके आएंगे, मेहनत कितना करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ और एक चीज़ आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसको इसको बोलते हैं, देखो जब आपको थोड़ा सा अर्निंग करना रहेगा, आप शुरू में काम शुरू करोगे तो आपको थोड़े समय में ही इस तरह का आपको ग्राफ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 3 या 4 दिन रख लो। ठीक है, 4 दिन में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हमें पॉलिटी पूरी आ गई, या हम जीनियस हो गए, इस तरह का आपके मन में विचार आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और टाइम बीइंग ये ग्राफ इस तरह से ऊपर जाता है। ठीक है, बट आपको ये ग्राफ यहाँ लाने में ना, ये लाने में तकरीबन 10 साल लगेंगे। ये इस तरह का ग्राफ बनाने में आपको 10 साल का टाइम लगेगा। ठीक है, आप इसको अगर बहुत ही जूम करके देखोगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। कलर चेंज करता हूँ, देखो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। आप ये ऐसे ज़मीन में सटता हुआ चलेगा, इसका भी कलर बदलते हैं। देखो ये ज़मीन में ऐसे सटता चलेगा। ठीक है, तकरीबन 2 साल तक, 2 साल तक। फिर आपको लगेगा कि ये ज़मीन छोड़ के ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से ये ऊपर होते जाएगा, और फिर ये 10 साल बाद यहाँ दिखेगा। तो ये यहाँ 0 है, और यहाँ 2 साल हो रखा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये 10 साल हो रखा है। ठीक है, तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो आपके पास ना ही उतना टाइम है और ना ही आप उतना टाइम दे सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को बेहतर समझ लो कि हमें सिर्फ हमारा टारगेट रखो। ठीक है, कि हमें हर एक सब्जेक्ट में सिर्फ 60% मार्क्स स्कोर करने हैं, मिनिमम 60 करने हैं, मैक्सिमम जितना हो जाए हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब किसी सब्जेक्ट के वजह से हम फेल ही हो गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, हमें ट्राई करना है कि 60% मार्क्स हम स्कोर करें, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, नहीं आ रहा है तो 60% उसको लेके आना है। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है। अभी हमने पूरी सिलेबस के बारे में बात कर ली। ठीक है, तो अब हम अच्छे से समझते हैं कि हमें करना क्या है, व्हाट टू डू। सबसे पहला काम करो क्या, पेन का यूज करो। ठीक है, यूज पेन। ठीक है, दूसरा, एक बेस लेवल तक पहुंचने के बाद उसको रिवाइज करो। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे आप भूल जाओगे। देखो एक स्टडी हुई थी, आप कुछ भी पढ़ते हो 7 दिन में आप उसका 90% भूल जाते हो। ठीक है,
आप तो ये देखो ना कि आप 70% सॉरी 70% तो आप 1 घंटे के बाद ही भूल जाओगे, सिर्फ आपको 30% याद रहता है। अगर यकीन नहीं हो तो आज आराम से इस वीडियो को बंद कर देना और इसमें जितनी भी मैंने बातें बोली है याद करके देखना 1 घंटे बाद, कितना चीज़ आपको याद ही नहीं होगा कि इसमें क्या हो क्या गया। ठीक है, या आप ये देखो कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो उसमें आपको 70% डाटा आपके दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, या ये भी देख सकते हो कि आप जो भी पूरा दिन में एक्टिविटी करते हो उसमें से आपका 70% डाटा उड़ जाता है। ठीक है, तो ये तो नेचुरल है, 70% उड़ेगा ही उड़ेगा। 7 दिन में तो 90% के आसपास पहुंच जाता है। ठीक है, तो एक बेस लेवल पहुंचने के बाद रिवीजन मस्ट है। ठीक है, और फिर दूसरा जो आपको करना चाहिए, स्वस्थ रहने की हर एक मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। आप किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, लाइक योगा करो, ठीक है, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, आपको जो करना है करो, बस स्वस्थ रहो। ठीक है, शुद्ध शाकाहारी भोजन करो जिससे कि आपके दिमाग में शांति बनी रहे। तो ये सब चीज़ें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और पार्टनर रखो अगर संभव हो तो सिर्फ एक। ठीक है, अपना जो दुखड़ा रोना रहता है ना कि आज तो मेरी पॉलिटी कंप्लीट नहीं हुई, आज मेरा हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुआ, ये रोना है ना, उनको बोलो कि आज तो मैं सो गया था, आज मैं वेब सीरीज देख रहा था, आज मेरा ये नहीं हुआ है। वो उनके सामने रहो, और हर एक आदमी के सामने रहोगे तो पंगा है। ठीक है, और ये अभी जो मैंने गीत गाया ना वेब सीरीज वाला, इसको अगर चाहो तो बंद ही रखना, बेहतर रहेगा। ठीक है, 6 से 9 घंटे की नींद लो आराम से पूरा रिलैक्स होके। ठीक है, और फिर सारा टेंशन ख़त्म, अच्छे से पढ़ाई करो। और मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि आप साइलेंस में काम करो और सक्सेस जो है ना वो चिल्लाएगा कि देखो बंदे ने काम करा है। ठीक है, चलो अब ये स्लाइड जो है ना वो व्हाट टू डू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या करना नहीं है। इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा के रखो कि हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, पहला, अंग्रेजी बिल्कुल ही मत छोड़ देना भाई, ये आधार स्तंभ है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आएगी आपकी लुटिया डूब जाएगी। ठीक है ना, आप कहीं के नहीं रहोगे। और दूसरा, सोशल मीडिया से दूर रहें और न्यूज़ टीवी से भी। ठीक है ना, वो न्यूज़ डिबेट जो होता है ना, जितने भी फालतू के डीडी न्यूज़ छोड़ के। ठीक है, अब इसकी भी स्टैंडर्ड जो है वो नीचे जा रही है, बट डीडी न्यूज़ जो 8 बजे रात में आती है उसको छोड़ के बाद बाकी जितने भी न्यूज़ चैनल है ना वो किसी काम के नहीं रहे। ठीक है, मत देखो। और वैसे आपकी अपनी मर्जी, आपको अपनी ज़िंदगी बर्बाद रखनी है, ठीक है, जीवन आसान करना है, तो आराम से न्यूज़ चैनल का डिबेट देखो, मज़े से जीवन चलेगा। अब सवाल जो आता है कि भाई पढ़े कितना, ठीक है, या पढ़ाई कैसे शुरू करें, बहुत लोगों का क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारे जगह ये क्वेश्चन देखा भी है, और ख़ास तौर पे मेल्स भी रिसीव होते हैं इसके रिगार्डिंग। और कुछ मित्रों का तो मैंने कमेंट भी देखा है कि आप अध्ययन जो है हम चाहते हैं, हम टारगेट बनाते हैं कि हम आज 12 आवर्स स्टडी करेंगे, बट हो नहीं पाता है। अब मुझे बताओ कि कैसे हो पाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसा एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्यों नहीं हो पाता है। ये छोटा सा ये चीटी है, ठीक है। अब ये जो चीटी है वो इतना बड़ा हम्म, हम्म, ठीक है, फिश बनाता हूँ। ठीक है, अच्छे से समझ जाओ। अब समझ जाओगे, ठीक है ना। कुछ ऐसा ही होता है, अब नहीं बन रहा है तो समझ लेना। ठीक है, अब ये जो चीटी है वो इतना बड़ा फिश को कैसे खींचेगा, खींच पाएगा क्या? नहीं। तो आप क्यों नहीं समझते कि जो काम है वो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। ये जो कहा है ना वो कोई गलत नहीं कहा था। तो आप धीरे करो। ये चींटी इतनी बड़ी है, इससे कम वजन लो।
ठीक है, इसको इतना छोटा वजन दे दो कि भाई लेके चल इतना। अब जब ये लेके चल जाएगा तो धीरे धीरे करके बढ़ाते जाना, बाद में आप हाथी भी खींच लोगे इस चीटी से ही। ठीक है, ये जो ट्रिक है ना, ये बॉडी बिल्डिंग में काम आती है। सबसे पहले आप, अगर आप सोच रहे हो कि हम एक दिन में 500 किलो वज़न उठा लेंगे, तो ये संभव नहीं है, आपकी कमर टूट जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको 500 केजी वज़न उठाना है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले 1 केजी से स्टार्ट करना चाहिए और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाना चाहिए हर वीक के हिसाब से, और 10 साल में आप 500 केजी तक आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, और आपको एक पसीना तक नहीं आएगा 500 केजी वज़न उठाने में। अगर पहले दिन से आप सोचोगे कि नहीं मुझे 500 केजी वज़न उठाना है, तो आप मर जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ को भली भांति याद रखना, ये बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, कि किसी भी काम को आराम से करो, थोड़ा थोड़ा करके हाथी भी खाया जा सकता है। ठीक है, तो अब करना क्या है, ये तो इतनी ज्ञान की बात हो गई। समय का संचित योग करो। ठीक है, कि मान लो कि मुझे 4 घंटे पढ़ने हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने 1 घंटा 30 मिनट पढ़ाई करी, उसके बाद आधा घंटे गर्लफ्रेंड से बात करी, उसके बाद आधे घंटे मोबाइल चलाया, उसके बाद जो बाकी का टाइम बच गया वो यूट्यूब पे जाके मूवी देखी या किसी का वीडियो देखा और शॉर्ट्स देखा, और इस तरह से टाइम पूरा हो गया। तो हमने कैलकुलेट करके बोला कि भाई 4 घंटे हमारी पढ़ाई हो गई है। बट बताओ कि पढ़ाई कितनी हुई है? 1 घंटा 1 घंटा 30 मिनट। कितना पढ़ाई हुई है? 1 घंटा 30 मिनट। तो समय का संचित योग रखने से यही तात्पर्य है कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हो, ईमानदारी से उसको रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो यहाँ इस चीज़ को मैंने अच्छे से समझा दिया है कि समय का रिकॉर्ड रखें, और शुरुआत जो है ना वो 3 घंटे से करो। उसमें सबसे पहले रख लो प्रीलिम्स का कोई पेपर, दूसरा जो एक नोवेल कोई रख लो जो आपको पसंद आ रहा है, और तीसरा मैथ या रीजनिंग से स्टार्ट करो। ठीक है, मैथ या रीजनिंग जो है ना वो आपके दिमाग के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। ठीक है ना, और नोवेल आपको बोरियत रह लगेगी कि मतलब क्यों मैं ये प्रीलिम्स का पेपर क्यों पढूं, या फिर मैं सोशल साइंस में जो भी टॉपिक्स हैं या जो भी सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, उसको मैं क्यों पढूं, मैं ये क्यों पढूं। आपको इस चीज़ को कम करने के लिए कि लाइक आप अगर पॉजिटिव पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा प्रियम्बल क्यों पढ़ो। ठीक है, ऐसा क्या है प्रियम्बल में कि पढ़ो, या फंडामेंटल राइट क्यों पढ़ो, क्यों दिमाग ख़राब करो इसमें। और ऐसा नहीं है कि मतलब आपको दिमाग ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे ही। ठीक है, क्योंकि आपने अपने जीवन में इसको पढ़ा ही नहीं कभी, ना ही आपको फंडामेंटल राइट पता है, ना ही प्रियम्बल आपको सही से आता है, तो आपका दिमाग निश्चित रूप से ख़राब होगा। तो शुरुआत जो है ना उसमें हमने एक पेपर ले लो। ठीक है, मेंस का ले लो या प्रीलिम्स का ले लो, कोई सा भी एक पेपर लो। ठीक है, और उसमें एक नोवेल घुसाओ जिसको आपको अच्छे से पढ़ने में मज़ा आता है। उसके बाद मैथ या रीजनिंग आपको जो भी अच्छा लगता है उसको रखो। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से अरेंज करेंगे, देखो आपको सबसे पसंद कौन सा पढ़ रहा है। अगर नोवेल पढ़ रहा है तो नोवेल सबसे लास्ट में रखो। उसके बाद सबसे जो बोरियत का काम है, जिसको पढ़ने के बाद आपको मौत आ जाएगी, उसको पहले रखो। अगर प्रीलिम्स का कोई पेपर अगर पॉजिटिव पढ़ के आपको मौत आ जाती है कि मतलब ये मैं क्यों ही पढ़ रहा हूँ, तो सबसे पहले पॉजिटिव से स्टार्ट करो। उसके बाद जिसको पढ़ने के बाद लगता है कि नहीं नहीं अरे इससे घटिया तो और जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो कर लिया, अब इसके बाद अब कुछ भी दे देगा कर देंगे, तो फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट को रखो, लाइक मैथ या नॉवेल। ठीक है, आपको जो रखना है रखो। मैं इस पे बिल्कुल भी नहीं जा रहा, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी, लेकिन जो आप रूटीन बनाओगे तो इसी तरह से बनेगा कि जो आपको लग रहा है कि इसमें मौत आ जाती है मुझे, सबसे पहले करो।
और अगर गार्बेज सुबह सुबह आपके दिमाग में जाएगा तो पूरा दिन गार्बेज ही निकलता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया या कह लो फ़ोन से, PHONE, अच्छे से लिख देता हूँ, ये जो फ़ोन है ना, मॉर्निंग में इससे दूर रहो। और जो भी काम है ना वो 12 PM के जस्ट बाद ही करो। मॉर्निंग से फ़ोन यूज मत करना, फ्लाइट मोड लगा के रखो 12 बजे तक। ठीक है, वैसे भी 10 बजे तक किसी का कॉल आना सही नहीं माना जाता है। ठीक है ना, बिफोर 10 o'clock नो बडी कॉल यू। अगर वो फैमिली का मेंबर नहीं है तो 10 बजे से पहले कॉल करना ये शिष्टाचार का उल्लंघन है। ठीक है ना, तो 10 बजे से पहले कोई भी आपको कॉल नहीं करने वाला। ठीक है, तो ये फ़ोन अपना 12 बजे फ्लाइट मोड से खोल लेना। ये आप कर सकते हो शुरू में जब आपको अध्ययन स्टार्ट करनी है तब। ठीक है ना, चलो कलर चेंज करते हैं और जल्द से जल्द 6 से 8 घंटे तक पहुँचो। ठीक है ना, स्टडी का जो आपका टाइम है वो 6 से 8 घंटे जल्द से जल्द पहुँचना है। और ज़रूरत नहीं है 25 घंटे पर डे पढ़ने की। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपके कुछ विचार हैं बिल्कुल कमेंट करेंगे, हमें पता चल जाएगा। देखो हमारा रिकमेंडेशन क्या है, सबसे पहले हमने क्या बोला, 3 से 4 घंटे से शुरू करो, यहाँ हम लिख दिया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि आप कंटिन्यू रहो। ठीक है, यहाँ नियमित रहो डेली। ऐसा नहीं कि मतलब आज 4 घंटे पढ़ा, कल मन नहीं हुआ तो 3 घंटे पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो आपका ग्राफ बनेगा ना, तो ग्राफ कुछ इस तरह का होना चाहिए। अगर इसमें अगर थोड़ा बहुत 19-20 भी करते हो ना तो जस्ट 19-20 होना चाहिए ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब एक दिन यहाँ नीचे आ गया, दूसरा दिन ऐसा चला गया ऊपर फिर नीचे, इस तरह का ग्राफ नहीं चाहिए अपन को, इस तरह का ग्राफ चाहिए। ठीक है, तो नियमित रहो। अगर 3 घंटा से शुरू करे हो तो 3 घंटे से नीचे तो नहीं जाना है, ऊपर जाओ। 3 घंटे से नीचे न जाना, नहीं तो बाद में रोते रहोगे कि प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा। चलो, अब सबसे बेहतर है कि ये रिकॉर्ड कैसे रखोगे, उसके लिए प्रिंटेबल कैलेंडर है, उसका यूज करो। किधर भी नहीं मिल रहा, मेल करना, कमेंट करना, कुछ भी करना, बता देना, मैं साझा कर दूंगा। ठीक है, सिलेबस कवरेज करो, PhD करने से बचो। ठीक है, अगर सिलेबस कवरेज करोगे तो अराउंड 8 मंथ्स में, ठीक है, सिर्फ 4 घंटा डेली पढ़ोगे ना, कंप्लीट हो जाएंगे। 4 घंटे डेली में 8 मंथ में हो जाएंगे। अब इसको अगर 8 घंटे कर देते हो डेली के हिसाब से तो ये 4 मंथ में कंप्लीट हो जाने वाले हैं। बस इतना ही सिलेबस है। हम क्या करेंगे आपके लिए, हम एक वीडियो लाएंगे और ये 2 दिन बाद फिर एक वीडियो आएगी, तो सप्ताह में सिर्फ 3 या 2 वीडियो ही आपको देखने को मिलेगी। तो आप सोच लो कि कितना कम पढ़ना है आपको। ठीक है, अगर आपके पास लाइक 4 बुक है, ठीक है, नॉर्मली लोग हिस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री या फिर मेडाइवल हिस्ट्री के लिए यूज करते हैं 4 बुक। तो या आर्ट एंड कल्चर के लिए, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर के लिए जो आप यूज करते हो 4 बुक, तो इसमें फाइनल एक ही सोर्स होना चाहिए रिवीजन के लिए। अगर 4 अलग तरह के रहेंगे तो आप रोगे, आपको ना ये पढ़ने में बनेगा ना ही वो। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इसमें जनरली लोग क्या फॉलो करते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, पहला। दूसरा NCERT, ठीक है, अब आ गया। तो जब आप ये 4 तरह के बुक से, उसके बाद फिर प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है, टेस्ट से आप कुछ नोट्स बनाओगे, फिर किसी कोचिंग का नोट्स होगा,
ठीक है। उसके बाद 4 तरह का नोट्स होता है, वो भी कोचिंग का है। फिर किसी यूट्यूब वीडियो से नोट्स बनाओगे। ठीक है। ये जितने भी नोट्स हैं ये सभी मॉडर्न इंडिया के लिए ही है, चाहे वो कोचिंग के नोट्स हों या फिर सेल्फ मेड नोट्स हों या यूट्यूब वीडियो से आप नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, स्पेक्ट्रम पढ़ो, टेस्ट जो आप देते हो उससे नोट्स बनाओ। देखो कितना सारा आपके पास रिसोर्स हो गया, आप पागल हो जाओगे। ठीक है। अकेले स्पेक्ट्रम में 1500 पेज है, कैसे रिवीजन करोगे, किस तरह से याद रखोगे, ये भी तो सोचना है। कोचिंग का नोट्स पढ़ना है, फिर इससे रिलेटेड करेंट अफेयर्स। ठीक है, करेंट अफेयर्स चाहिए। तो अब देखो कितना सारा आपके पास मटेरियल हो गया क्या। तो इन सबको समराइज करके एक सोर्स में डालो। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है पूरा कचरा हो गया है, मिटा देते हैं। देखो अच्छे से लिख दिया, एक फाइनल स्रोत तो रखें रिवीजन के लिए, नहीं तो आप से ना प्रीलिम्स होगा ना ही मेंस, बाद में हमें ही गाली पड़ोगे। ठीक है। कोई सा भी भाग मत छोड़ो, आपके जो भी सिलेबस में दे रखा है किसी को मत छोड़ो, यहाँ तक कि मध्ययुगीन इतिहास भी नहीं छोड़ना है, उसका भी 50% करके ही जाना है। ठीक है, समझ में बात आ गई। जहाँ से हर 2-3 साल में ही 2 क्वेश्चन पूछता है, करके जाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मुख्य विषय है जिसको हमें सबसे पहले शुरू करना है उसके ऊपर बात करते हैं कि हम शुरू कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले आप शुरुआत करो भारतीय अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था से। उसके बाद भूगोल, पर्यावरण, परिस्थितिकी, भूगोल यानी जिसके बिना दुनिया गोल, इतिहास, कला, संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर जिसको बोलते हैं, उसके बाद अन्य, और उसके बाद वैकल्पिक विषय। अब इसमें देखो जो सबसे काम की चीज़ है वो यहाँ मैंने बताई नहीं। ये जो आप भारतीय अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था देख रहे हो ना, ये सेंस ऑफ यूपीएससी है। ठीक है, क्या है, सेंस ऑफ यूपीएससी। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आप अपनी बोरिया बिस्तर समेट के रखो, अंदर जा नहीं सकते, बाहर ही निकाल दिया जाएगा आपको, और सीधा घर पे आके बोलेंगे कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, दोबारा ट्राई भी मत करना। ठीक है। और अब सेंस तो हो गया, अब रैंक ऑफ यूपीएससी क्या है, ये ऑप्शनल। अगर अच्छा ऑप्शनल आपने नहीं चूज करा है तो फिर आपकी कैसे रैंक होगी, सोचने वाली बात है। अब अच्छा से मतलब ये है कि आप ये मत देखो कि स्कोरिंग किस में ज़्यादा है। ठीक है, लोग किस सब्जेक्ट से सेलेक्ट हो रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट से लोग सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, किसी से थोड़ा कम, किसी से ज़्यादा। ठीक है, अब मान लो जनरली लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी से सभी सिलेक्शन बहुत हाई है। तो अब बताओ ना कि ज्योग्राफी जो है वो 90,000 बंदे ने लिया है टोटल, 90,000 बंदे का ज्योग्राफी है। तो अगर उसमें से 200 लोगों का प्रीलिम्स निकला है और उसमें से 30 लोगों का ज्योग्राफी से सिलेक्शन हो गया, तो भाई इसमें आप ये तो नहीं कह सकते ना कि इसका सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लोग भी तो ज़्यादा हैं जिन्होंने ज्योग्राफी ले रखी है। ठीक है, तो आप इस माइनॉरिटी पे मत जाना कि इससे सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है। आपको जो सब्जेक्ट समझ में आता है, पसंद आता है, जिसके साथ आराम से बातचीत कर सकते हो, जिसके साथ अपना टाइम व्यतीत कर सकते हो, ठीक है, उस सब्जेक्ट को लेना और वैकल्पिक विषय के रूप में चुन लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। आप युद्ध लड़ने जा रहे हो तो आपकी कुछ ना कुछ रणनीति तो होनी चाहिए, नहीं तो आप युद्ध हार जाओगे ना। सबसे पहले हम यह स्टार्ट करेंगे बुनियादी, बेसिक करो। करंट अफेयर्स को गोली मारो, करंट अफेयर्स छोड़ दो। ठीक है, आप इसको अपना फेज में ब्रेक करो। 5 फेज यहाँ मैंने कर दिया है, 5 फेज में अपने पूरे एग्ज़ाम को डिवाइड कर दो कि मुझे इस फेज में इतना और इतना इतना करके करना है। ठीक है, सबसे पहले आप बुनियादी तैयारी करो, बेसिक। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि
क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, तो फिर आप अपना ऑप्शनल कैसे चुन लोगे और फिर आप किस तरह से तैयारी करोगे, क्या पढ़ना है ये आपको पता ही नहीं होगा। प्रीलिम में क्या पूछता है, मेंस में क्या पूछता है, सिलेबस क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता ही नहीं होगी, तो फिर आप क्या ही पढ़ लोगे, है कि नहीं। आपकी क्या तैयारी होगी वो तो सभी जानते हैं। जब आपकी फेज 1 की जो बेसिक तैयारी है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद एक ब्रेक लेना और फिर ऑप्शनल चुनने का ये सही समय है। ऑप्शनल चुन लो, अगर पहले से चुन रखा है तो फिर तो कोई बात नहीं, तो सही रणनीति के ऊपर फिर बात करेंगे। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये रणनीति आपके लिए ही सही है, हो सकता है कि किसी और में ये काम करता हो, नहीं करता हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक ब्रेक लो आराम से, उसके बाद स्टार्ट करो फेज़ 2 की तैयारी, जिसमें आप मुख्य परीक्षा तो पढ़ोगे, ठीक है, मेंस का पेपर और वैकल्पिक विषय ले लो। और उसके साथ आप अगर चाहो, आपके पास टाइम बचता है, करंट अफेयर्स पढ़ो किसी कोचिंग संस्थान का, ठीक है, बेहतर रहेगा। उसके बाद जब ये सब कंप्लीट हो जाता है, ब्रेक लो, उसके बाद फिर से स्टार्ट करो प्रीलिम्स की तैयारी, और प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद ब्रेक लो, मेंस की तैयारी शुरू करो, मेंस ख़त्म होने के बाद ब्रेक लो, फिर साक्षात्कार की तैयारी शुरू करो और अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है, और एंजॉय मारो। टोटल अभी ये जो 5 फेज में चीज़ें मैंने आपको बताई है, मैं आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट के थ्रू रिप्लाई करके बता देना कि ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई, ठीक है। और कुछ और चाहिए तो आप नीचे कमेंट करना, और आपको ये चीज़ें समझ में आई है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और को भी देखना चाहिए, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो नहीं देखना चाहिए किसी और को, तो डिसलाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।